नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस की टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, विश्व भूगोल के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और विश्व भूगोल के क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और उस नए टॉपिक का नाम है आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक न केवल स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में यह जो टॉपिक है आपके आता है। तो इस थ्योरी को अपन यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि यह जो थ्योरी है यह बहुत सारी थ्योरी की जननी है। इसी कारण से हम आज जो समझने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो देखिए क्या होता है, इसकी भूमिका पहले अपन थोड़ी सी यहां पर समझेंगे, उसके पश्चात अपन आगे बढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रहे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाले भूगोलवेत्ता का नाम क्या था? तो उनका नाम था आपके अल्फ्रेड वेगनर। कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर महोदय कहाँ के थे? तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय थे कहाँ के? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। और जर्मनी के अंदर अल्फ्रेड वेगनर क्या थे? तो अल्फ्रेड वेगनर जो हैं यह प्रमुखतः एक जलवायुवेत्ता थे। ठीक है, अब देखो, अल्फ्रेड वेगनर मूलतः जर्मनी के थे और यह एक जलवायुवेत्ता थे। और जब यह विश्व की जलवायु के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो विश्व की जलवायु के बारे में जब रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि वर्तमान में जिन स्थानों पर बर्फ जमी रहती है, या यूं कह लो कि वर्तमान में जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहां पर वर्तमान में कोयला पाया जाता है। और जहां पर वर्तमान में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, या यूं कह लो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर वह क्षेत्र आज वर्तमान में आते हैं जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहां पर कहीं ना कहीं हिमोड के अवशेष जो हैं पाए गए। जब यह विश्व की जलवायु के बारे में रिसर्च कर रहे थे उस समय इन्होंने यह चीजें, विरोधाभासी चीजें जो हैं देखी। जैसे ही यह विरोधाभासी चीजें इनके सामने आई, इनके माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ और उन्होंने कहा कि यार ये पॉसिबल कैसे? अगर यह पॉसिबल हुआ होगा तो यह पॉसिबल मूलतः दो कारणों से हुआ होगा। तो इन्होंने अपने माइंड में, इनके माइंड में दो प्रश्न उत्पन्न हुए कि यार अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ होगा। तो इसके लिए या तो दो कारण महत्वपूर्ण होंगे, और दो कारण कौन कौन से थे? तो दो कारणों में एक था कि स्थल भाग स्थिर रहे होंगे एवं विश्व की जलवायु बदली होगी। जबकि दूसरा प्रश्न इनके माइंड में हुआ कि अगर यह नहीं हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? कि जलवायु स्थिर रही होगी। अगर जलवायु स्थिर रही होगी तो क्या हुआ होगा? स्थल भाग बदले। यह दो कारण इनके माइंड में उत्पन्न हुए। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने पहले कारण को देखा कि स्थल भाग जो है स्थिर रहा और जलवायु जो है बदली, तो इन्होंने देखा कि अगर विश्व की जलवायु में परिवर्तन होता
तो कहीं ना कहीं सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो आपके दिशाएं हैं या सूर्य और मध्य की जो आपके दूरी है या उनका परिक्रमण या घूर्णन है, इनमें परिवर्तन होता। तो क्या इनमें परिवर्तन हुआ? तो नहीं हुआ। अगर इनमें परिवर्तन नहीं हुआ तो परिवर्तन नहीं होगा तो जलवायु कैसे परिवर्तित होगी? तो इस कारण से इन्होंने देखा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने विश्व के अंदर जो वह विरोधाभासी चीजें थी कि जहां पर वर्तमान में ध्रुव है वहां पर कोयले के अवशेष हैं और जहां पर वर्तमान में उष्णकटिबंध है वहां पर क्या है? हिमोड है। तो वह जो विरोधाभास था उसके लिए प्रमुख कारण इन्होंने क्या माना कि विश्व की जलवायु तो स्थिर रही परंतु स्थल भाग जो है विश्व के अंदर क्या हुए होंगे? बदले होंगे। अब इनके सामने यह कारण आ गया, अब कारण इनके माइंड में आ गया, परंतु इन्होंने यहां से अपने सिद्धांत को जो है प्रतिपादन या सिद्धांत को लिखना जो स्टार्ट किया। ध्यान रहे कि वेगनर जो महोदय थे, वेगनर महोदय ने अपना जो सिद्धांत है वह कब दिया? तो वेगनर महोदय ने अपना सिद्धांत 1912 के अंदर जो है प्रतिपादित किया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से 1912 में यह प्रतिपादित न होकर यह 1918 में 1918 में जो है यह इसका प्रकाशन हुआ और 1918 में प्रकाशन के बाद इसका जो अंग्रेजी अनुवाद था वह अंग्रेजी अनुवाद होता है कब? 1924 में। अगर पूछा जाए कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कब हुआ तो 1912 में, जबकि इसका प्रकाशन कब हुआ तो इसका प्रकाशन कब होता है? 1918 में, जबकि इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ कब? 1924 में। तो इसका मतलब 1912 में उन्होंने अपनी जर्मन भाषा के अंदर जो है यह सिद्धांत दिया होगा। तो यहां पर अब वह अपने सिद्धांत को लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और हम भी उनके सिद्धांत को जो है यहां पर समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेगनर कहते हैं अपने सिद्धांत की रूपरेखा में कि वर्तमान के अंदर जितने भी महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप जिसे अपन कहते हैं, वर्तमान में एक नया 8वां महाद्वीप भी खोजा है, जितने भी स्थलखंड है विश्व के अंदर, वेगनर बताते हैं कि वर्तमान में जितने भी स्थलखंड है वे सभी स्थलखंड प्राचीन समय में कहीं न कहीं क्या रहे थे? एक रहे होंगे। तो प्राचीन समय में जो स्थलखंड थे सभी एक रहे होंगे, तो वह एक विशाल महाद्वीप के रूप में रहे होंगे, सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में रहे होंगे, और उसके चारों ओर का जो जलीय भाग है उस चारों ओर के जलीय भाग को उन्होंने एक विशाल महाद्वीप के रूप में बताया कि सभी महासागर वर्तमान में जितने भी हैं सब आपस में जुड़े हुए थे, जो कि उस विशाल महाद्वीप के चारों ओर थे। देखिए क्या बताया उन्होंने, तो यहां पर थोड़ा सा अपन समझते हैं कि देखिए, जैसे माना कि यह है आपके ये बीच वाला जो सभी महाद्वीप आपस में थे यह था स्थल भाग, और इसके चारों तरफ का जो भाग था उसे वेगनर ने जो जलीय भाग था उसे क्या कहा? तो देखो, स्थलीय भाग के लिए जो शब्द यूज किया वेगनर महोदय ने, जो विशाल महाद्वीप उसके लिए जो शब्द यूज किया उसका नाम था आपके क्या? पेंजिया। क्या था? पेंजिया। जबकि उसके चारों तरफ का जो जलीय भाग था उसके चारों तरफ के जलीय भाग के लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया? तो वह था आपके क्या? पेंथालासा। क्या था? पेंथालासा। देखिए, पेंजिया और पेंथालासा दो बड़े जो हैं आपके स्थल रूप उन्होंने बता दिए। पेंजिया क्या था? तो पेंजिया क्या था आपके? यह एक विशाल महाद्वीप था, जबकि पेंथालासा क्या था? तो पेंथालासा एक विशाल महासागर था। ठीक है। अब वेगनर ने क्या बताया कि ये जो विशाल महाद्वीप, या यूं कह लो कि जो पेंजिया है, इस पेंजिया को उन्होंने बताया कि यह सियाल के द्वारा निर्मित है।
किसके द्वारा निर्मित है? शियाल के द्वारा। जबकि पैंथालासा को उन्होंने क्या बताया, जिसको अपन विशाल महासागर कह रहे हैं, उससे उन्होंने बताया कि यह जो है सीमा के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? सीमा के द्वारा। और वेगनर ने यहां पर एक शब्द दिया कि यह जो शियाल है, यूं कह लूं कि ये जो पेंजिया है, यह पेंजिया पैंथालासा पर तैर रहा है, या यूं कह लें कि यह जो शियाल है, यह शियाल क्या कर रहा है? उस सीमा के ऊपर जो है तैर रहा है। ठीक है, सियाल किस पर तैर रहा है? सीमा के ऊपर। पेंजिया जो है पैंथालासा के ऊपर तैर रहा है। अब क्या होता है? वेगनर महोदय बताते हैं कि जब विश्व में कार्बोनिफेरस काल आता है, और कार्बोनिफेरस काल के समय यह जो पैंथालासा जो स्थलीय भाग दिख रहा है, इस स्थलीय भाग के अंदर कुछ कारणों से पैंथालासा के अंदर, पेंजिया के अंदर क्या होता है? विभाजन होता है। किस काल में होता है? कार्बोनिफेरस काल में। क्या होता है? देखो, काल कौन सा आ जाता है? तो काल आ जाता है आपके कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल की घटना बता रहे हैं वेगनर कि यह बताते हैं कि क्या होता है कि जैसे ही कार्बोनिफेरस काल आता है, और कार्बोनिफेरस काल के अंदर वह जो पेंजिया था, वह पेंजिया टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है। और पेंजिया जो है टूटकर दो भागों में कौन कौन से में बढ़ता है? तो जैसे माना कि यह पेंजिया है, अब इस पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और पेंजिया टूटकर कौन कौन से दो भागों में बटा? तो देखिए, एक था आपके उत्तरी भाग वाला स्थलखंड जिसे अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा, जबकि दक्षिण वाला भाग जो था उसे वेगनर ने क्या कहा? गोंडवाना। इस प्रकार से यह जो पेंजिया था, यह पेंजिया कार्बोनिफेरस काल में टूटकर कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों। एक लोरेशिया और दूसरा गोंडवाना। अब देखिए क्या होता है कि वेगनर बताते हैं कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जब आपस में टूटे तो क्या हुआ कि पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था, जिसे हम क्या कह रहे थे? पैंथालासा। इस पैंथालासा का जो रूप था, वह जो जलीय भाग था, वह जलीय भाग कहाँ आ जाता है? तो वह जलीय भाग आ जाता है कहाँ पर? इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में जब आ जाता है तो उस जलीय भाग को इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने उसे कहा क्या? टेथिस सागर। क्या कहा? टेथिस सागर। देखो, कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन, लोरेशिया गोंडवाना लैंड में बटा, और बीच वाला जो भाग था, जो जलीय भाग था, उसे उन्होंने क्या कहा? टेथिस सागर। अब यह घटना थोड़ी बहुत हमारे समझ में आती है कि बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो पूछा जाता था कि बताइए कोयला का निर्माण कैसे हुआ? तो हम बताते थे कि लाखों करोड़ों वर्षों पहले एक भूकंप आया, और जैसे ही भूकंप आया और धरती फाटी, और धरती फाटी तो क्या हुआ कि वह जितना भी क्या कहते हैं पेड़ पौधे थे, वह पेड़ पौधा जमीन में धंस गया, और जमीन में धंस गया तो कई हो कि भाई फाचा जमीन के ताप और दाब के कारण से जो है वह कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए, और अपने को क्या मिल गया? कोयला मिल गया। ऐसा हम शायद सामान्यतः छोटे थे तब बताया करते थे कि कोयले का निर्माण, और कोयले का जो काल माना जाता है वो कब से माना जाता है? कार्बोनिफेरस काल से माना जाता है। तो यह घटना कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा लिंक करती है। फिर क्या हुआ? कार्बोनिफेरस काल के बाद में दूसरी बार जब विभाजन हुआ तो वह काल कौन सा था? तो उस काल का नाम है आपके क्रिटेशियस काल। कौन सा काल? क्रिटेशियस काल।
अब क्रिटेशियस काल में बताते हैं वेगनर कि क्या हुआ कि पेंजिया का विभाजन तो लोरेशिया और गोंडवानालैंड में हो गया। जब क्रिटेशियस काल आता है, आज से लगभग 5.6 करोड़ वर्ष पहले की समय की बात है कि क्रिटेशियस काल के समय लोरेशिया और गोंडवानालैंड जो है, इन दोनों का भी क्या हो जाता है, वापस विभाजन हो जाता है। और इनका जब विभाजन होता है तो विभाजन जब होता है तो कौन कौन से महाद्वीपों का कौन कौन से स्थलखंड से निर्माण होता है। तो लोरेशिया का जब विभाजन हुआ तो वेगनर ने बताया कि लोरेशिया के अंदर से कौन कौन से स्थलीय भागों का निर्माण हुआ। तो उन्होंने बताया कि 3 प्रमुख महाद्वीपों का जो निर्माण है वह लोरेशिया से हुआ। और 3 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से, तो वह था एक उत्तरी अमेरिका, एक था आपके यूरोप और एक था आपके एशिया। वेगनर ने बताया कि लोरेशिया का क्रिटेशियस काल में 3 भागों में विभाजन हो गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इसी प्रकार से गोंडवानालैंड का भी विभाजन हो गया और गोंडवानालैंड से वर्तमान विश्व के कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो वर्तमान विश्व के महाद्वीपों में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीप। इन 5 महाद्वीपों का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो गोंडवानालैंड के द्वारा, जबकि इन 3 महाद्वीपों का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो लोरेशिया के द्वारा। तो वेगनर ने बताया कि इन सभी महाद्वीपों का जो निर्माण है वह इस प्रकार से जो है हुआ। कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि इनके विभाजन के कुछ प्रमुख कारण बताए थे। और प्रमुख कारण कौन कौन से बताए थे उन्होंने, देखिए प्रमुख कारणों में एक बताया था उन्होंने प्लवनशीलता का बल, और एक बताया था उन्होंने ज्वारीय बल। तो इन्होंने बताया कि जब प्लवनशीलता का बल, वेगनर महोदय बताते हैं कि प्लवनशीलता का जो बल है, प्लवनशीलता के बल से क्या होता है, प्लवनशीलता का मतलब तैरने वाला बल। प्लवनशीलता या गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण से क्या होगा कि जो भी स्थलखंड है, ये जितने भी स्थलखंड है गोंडवानालैंड या यूं कह लूं कि आपके लोरेशिया के, इनके जो स्थलखंड हैं वह स्थलखंड कहाँ खिसकेंगे, उत्तर दिशा में खिसकेंगे। और उत्तर दिशा में वास्तव में हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है वह नॉर्थ दिशा में खिसका, ऑस्ट्रेलिया जो है वह उत्तर पूर्व दिशा में खिसका, और आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी जो है वह अफ्रीका से टूटकर जो है उत्तरी और जो है खिसका। परंतु उन्होंने दूसरा कारण बताया, और दूसरा कारण उन्होंने क्या बताया, तो दूसरा कारण उन्होंने बताया क्या, ज्वारीय बल। और ज्वारीय बल किसका, तो ज्वारीय बल है चंद्रमा और सूर्य का। तो उन्होंने बताया कि जो ज्वारीय बल है, यह ज्वारीय बल क्या करता है कि ज्वारीय बल जो है वह किसी भी स्थलखंड को पश्चिम की ओर जो है आपके खींचता है। इसी कारण से उन्होंने बताया वेगनर ने कि उत्तरी अमेरिका और आपके जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यह दोनों महाद्वीप जो है यह ज्वारीय बल या ज्वारीय बल के कारण से वह किस दिशा में खिसके, तो वह दोनों जो हैं वह पश्चिम दिशा में खिसके। और जब पश्चिम दिशा में यह खिसक रहे थे तो आगे एक जलीय भाग की या महासागरीय पेटी थी, महासागरीय प्लेट से जब टकराए, घर्षण हुआ, तो घर्षण के कारण से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो हैं, इन दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से पर्वत निर्माण में उन्होंने बताया कि जब प्रायद्वीपीय भारत जो है वह नॉर्थ दिशा में खिसका, तो नॉर्थ दिशा में जाने पर जब वह यूरेशियन प्लेट से टकराया, एशिया और यूरोप का जो सम्मिलित भाग था उस यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो वहां पर जो है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यह वेगनर ने जो है अपने यहाँ पर प्रमुख कारण बताए और इन कारणों के माध्यम से जो है अपने इस सिद्धांत को जो है समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब इन्होंने अपना जो है यहाँ पर सिद्धांत जो है वह समझा दिया। वेगनर ने क्या किया, अपना सिद्धांत यहाँ पर समझा दिया।
कि भाई वर्तमान विश्व में महाद्वीप कैसे बने, और महाद्वीपों के साथ उन्होंने कुछ प्रमुख पर्वतमालाओं के भी एग्जाम्पल देकर यहां पर जो है अपने आप को स्थापित किया। परंतु हम सबको जानकारी है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे जो है आलोचना करने वाले जो व्यक्ति हैं वह जो है लग जाते हैं। तो हुआ क्या कि वेगनर महोदय के पीछे भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ कि वेगनर महोदय ने जैसे ही अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया तो कुछ समय पश्चात कुछ भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि यार आपने यह सिद्धांत तो दे दिया, परंतु इस सिद्धांत को हम स्वीकारें कैसे। कल आप कह देंगे कि यह जो हमारा जय भारत ऑनलाइन क्लासेस है उस बिल्डिंग के यहां पर जो है कोहिनूर का हीरा है, तो क्या हम स्वीकार लेंगे? क्या नहीं स्वीकारेंगे भाई, उसके कोई ना कोई साक्ष्य होने चाहिए। तो क्या होता है कि वेगनर महोदय ने उन आलोचकों के लिए इस सिद्धांत के अंदर कुछ अपने साक्ष्य भी दिए कि भाई हाँ, मुझे पता है कि आप मेरी इन बातों को स्वीकारेंगे नहीं। तो वेगनर महोदय ने क्या किया कि उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए, और वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के लिए कौन कौन से साक्ष्य दिए, तो देखिए वेगनर महोदय ने जो साक्ष्य दिए उन साक्ष्य में सबसे पहले आता है जिग सॉ फिट थ्योरी। जिग सॉ फिट की थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि वर्तमान के अंदर जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों को अगर आप सटाएंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो यह उसी प्रकार से जुड़ जाएंगे जैसे प्राचीन समय में कभी न कभी एक रहे होंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वर्तमान के अगर आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अगर आप आज भी वर्तमान में सटाते हैं तो यह उसी प्रकार से सट जाएंगे, उसी प्रकार से मिल जाएंगे जैसे एक लाख की चूड़ी टूटकर उस लाख की चूड़ी को जब आपस में मिलाया जाता है तो वह वापस उसी अवस्था में जुड़ जाती है जैसे पहले कभी एक रही होगी। तो उन्होंने बताया कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, अगर उसको आप अफ्रीका महाद्वीप से सटाएंगे तो यह उसी प्रकार से जुड़ जाएगा जैसे प्राचीन समय में एक रहा होगा। इसको अपन चित्र के माध्यम से यहां पर समझते हैं। देखिए देखिए यहां पर आपको ये दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप, यह दिख रहा है आपको क्या, अफ्रीका महाद्वीप, और यह दिख रहा है आपको क्या, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, आज अगर आप विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो विश्व के मानचित्र पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जस्ट नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है और अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप के साउथ में। परंतु अगर वर्तमान में अगर इन दोनों महाद्वीपों को इस प्रकार से सटा दिया जाए तो देखिए यह उसी प्रकार से आपस में जुड़ गए हैं जैसे कभी न कभी प्राचीन समय में एक रहे होंगे। तो यह थ्योरी थी कौन सी, जिग सो फिट। यहां पर यह बात जो है वास्तव में साबित भी होती है कि हाँ, यह लगभग उसी अवस्था में जो है जुड़ गए। ऐसा ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वर्तमान के अंदर अगर यूरोप महाद्वीप के जो स्कैंडिनेविया प्रदेश हैं, स्कैंडिनेविया प्रदेश को उत्तरी अमेरिका की हडसन की खाड़ी से जोड़ देंगे तो शायद वह भी उसी अवस्था में जुड़ जाएगा जैसे अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो हैं आपस में जुड़े हैं। तो यह बात स्वीकार्य है, यह साक्ष्य स्वीकार्य है। फिर क्या होता है, उन्होंने और भी साक्ष्य दिए। और क्या साक्ष्य दिया, तो उन्होंने बताया कि एक वनस्पति होती है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। क्या नाम है, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के लिए उन्होंने बताया कि वर्तमान विश्व के अंदर जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के अंदर हमने देखा था कि वर्तमान में गोंडवाना लैंड के अंदर 5 स्थलखंड आते हैं। 5 स्थलखंड कौन से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सभी मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे, गोंडवाना लैंड का निर्माण जो है कर रहे। और वर्तमान के अंदर इसका अगर मानचित्र देखेंगे तो सभी महाद्वीप जो हैं अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं और अलग अलग जलवायु कटिबंधों के अंदर जो है स्थित हैं।
तो वेगनर महोदय ने बताया कि यहां पर एक वनस्पति, इन 5 स्थल खंडों पर एक वनस्पति पाई जाती है और उस वनस्पति का नाम क्या है? तो उस वनस्पति का नाम क्या बताया उन्होंने? ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति बताया। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का होना इन सभी जगहों पर यह साबित करता है कि कभी न कभी ये सभी स्थलखंड जो हैं आपस में एक रहे होंगे, और जब आपस में एक रहे हैं इसी कारण से यहां पर एक प्रकार की वनस्पति जो है पाई जाती है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि एक जंतु था जिसका नाम है लेमिंग। लेमिंग जंतु के लिए उन्होंने बताया कि एक लेमिंग जंतु जो था यह पाया जाता था यूरोप का स्कैंडिनेविया प्रदेश में, और उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया प्रदेश से यह जो जंतु है हमेशा पश्चिम की ओर दौड़ता था। देखिए यहां पर अपन इसको समझते हैं कि जैसे माना कि यूरोप का अगर अपन देखें ठीक है, यह यूरोप का नॉर्थ वाला पार्ट है और यह जो है आपके उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, हुआ क्या कि वर्तमान में तो यह अलग है, परंतु वेगनर बताते हैं कि जब यह आपस में जुड़े हुए थे, यह हडसन की खाड़ी और स्कैंडिनेविया आपस में जुड़ा हुआ था, पूरा का पूरा जो स्थलीय भाग है आपस में जुड़े हुए थे, जिसे अपन लोरेशिया कह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एक जंतु यहां पर रहता था जिसका नाम है लेमिंग, और लेमिंग जंतु की आदत थी हमेशा किधर दौड़ने की? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में दौड़ता, उत्तरी अमेरिका पहुंचता, उत्तरी अमेरिका से एशिया में प्रवेश करता, एशिया से दौड़कर वापस यह स्कैंडिनेविया प्रदेश जो है आ जाता। इसकी आदत थी हमेशा पश्चिम दिशा में दौड़ने की। अब क्या हुआ कि जैसे ही क्रिटेशियस काल आता है और इनका विभाजन होता है और ज्वारीय बल के कारण से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वह पश्चिम दिशा में खिसक जाते हैं, तो बीच में बन जाता है क्या? अटलांटिक महासागर। अब लेमिंग जंतु को जानकारी नहीं है कि बीच में जो है वहां पर एक जलीय भाग, बहुत बड़ा महासागर बन चुका है, और लेमिंग जंतु जो है दौड़ता है और दौड़कर कहां गिर जाता है? अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर में जब गिरा जाकर, तो यह किसको जानकारी है कि वहां पर जो है लेमिंग जंतु पाए जाते हैं, परंतु वर्तमान में अगर हम अटलांटिक महासागर के अंदर जाते हैं तो वहां पर वास्तव में उस लेमिंग जंतु के जो है अवशेष मिलते हैं कि हाँ वास्तव में अटलांटिक महासागर के अंदर जो है लेमिंग जंतु पाए जाते हैं। इसका मतलब यह भी साबित करता है कि कहीं ना कहीं यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप जो है आपस में क्या रहे होंगे? तो यह आपस में एक रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? इन्होंने इस प्रकार से एक और उन्होंने कारण बताया, एक बताया हर्शियन क्रम की चट्टानें। हर्शियन क्रम की चट्टानें, देखिए चट्टानों का जो निर्माण है मुख्यतः उसके 4 कारण बताए जाते हैं, 4 काल बताए जाते हैं। एक होता है आपके प्री कैम्ब्रियन काल, एक होता है अल्पाइन, एक होता है हर्शियन और एक होता है आपके कैलिडोनियन। इस प्रकार से 4 उनके जो काल हैं वो बताए जाते हैं। उनमें एक काल है जिसका नाम है हर्शियन क्रम, और हर्शियन क्रम की जो चट्टानें हैं वह आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो वह जो चट्टानें हैं आपको वह मिलेगी अफ्रीका के पूर्वी तट तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों के किनारे पर आपको एक ही क्रम की जो है चट्टानें देखने को मिलेगी, जिसका नाम है क्या? हर्शियन क्रम की चट्टानें। अब एक ही काल में, एक ही समय में, एक ही प्रकार की चट्टानें किसी 2 अलग अलग स्थल खंडों पर बनना यह लगभग असंभव सा महसूस होता है। तो दोनों महाद्वीपों पर एक ही क्रम की चट्टानों का मिलना यह कहीं ना कहीं यह प्रमाणित करता है कि यह दोनों स्थलखंड प्राचीन या आदिकाल में कभी न कभी एक रहे होंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर यह जो कुछ साक्ष्य हैं, यह साक्ष्य किसने दिया आपके? तो यह वेगनर महोदय ने अपने कुछ साक्ष्य जो है यहां पर प्रतिपादित। इस प्रकार से वेगनर ने जो है अपना यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत दिया, परंतु कुछ समय तक वेगनर का यह जो सिद्धांत था यह बहुत ही ज्यादा मान्य माना गया भूगोल के अंदर, और भूगोल के अंदर वेगनर महोदय की जो है इनको भगवान के रूप में पूजा जाने लगा कि वास्तव में इतनी अच्छी थ्योरी और वर्तमान विश्व के जितने भी महाद्वीप और पर्वत निर्माण की सारी चीजें, महासागरों का निर्माण, सारी चीजें इन्होंने बता दिया था।
ठीक है, कुछ समय तक इनको जो है माना गया और वास्तव में इनको बहुत जो है मान्यता मिली भूगोल विषय में, परंतु धीरे 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 इन सिद्धांत पर जो है कुछ क्वेश्चन मार्क खड़े हुए। और क्वेश्चन मार्क क्या थे, तो इनकी आलोचनाएं क्या क्या थी। तो आलोचनाओं की बात करूं तो आलोचना में सबसे पहली आलोचना थी कि अगर चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारीय बल है, यह ज्वारीय बल अगर इतना भयंकर हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है कि वह पूरे स्थलखंड को खींच रहा है, इतना जबरदस्त अगर ज्वारीय बल है, तो हमारी पृथ्वी जो रोटेशन कर रही है उस रोटेशन को अगर इतना तीव्र, अगर इतना जबरदस्त अगर यह आपका ज्वारीय बल है, तो यह पृथ्वी को रोटेशन करने ही नहीं देगा। अगर वह स्थलखंड को खींच रहा है तो वह पृथ्वी को घूमने क्यों देगा, पृथ्वी को घूमने ही नहीं देगा। तो यह इतना ज्वारीय बल होना पॉसिबल नहीं है। तो ज्वारीय बल इतना नहीं हो सकता है, पहली आलोचना। दूसरी आलोचना इनकी यह रहती है कि दूसरी आलोचना में बताते हैं भूगोलवेत्ता कि जब केवल महाद्वीप ही अगर केवल विस्थापन कर रहे हैं और महासागर जो हैं स्थिर हैं, अगर महाद्वीप अगर आपके क्या कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं और महासागर जो हैं अपने स्थान पर क्या है, स्टेबल है, तो महासागर जो है वह उस पर तैर कैसे रहा है, महाद्वीप उस महासागर पर तैरना कैसे उसका संभव हो सकता है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जब आप उसको तरल अवस्था में बता रहे हैं, आप उसको तरल अवस्था में बताकर उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है कि जब आप उसको सीमा बता रहे हैं, तरल अवस्था में बता रहे हैं पेंथालासा महासागरों को, तो जब महाद्वीप पश्चिम दिशा में खिसक रहा था, तो महाद्वीप पश्चिम दिशा में जब खिसका तो उसके यहां पर घर्षण कैसे उत्पन्न हुआ। भाई जब कोई तरल अवस्था में है तो वह घर्षण कैसे करेगा स्थल के कठोर चीज के सामने, और जब घर्षण नहीं करेगा तो वहां पर एंडीज और आपके रॉकीज पर्वतमाला का निर्माण कैसे हो गया। तो यह कुछ आलोचनाएं जो थी, इन आलोचनाओं के कारण से वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, इसकी महत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती रही। ईरा आता है, इसका ईरा निकलता है, उसके पश्चात 1960 और 1962 का समय आता है, एक नई सिद्धांत आता है। उस सिद्धांत का नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण, जो कि हैरी हेस महोदय ने दिया था। और 1967 के समय एक और नया सिद्धांत आता है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि इस भूगोल के अंदर एक भूचाल ला देता है और वह जो सिद्धांत है सभी सिद्धांतों को जो है यहां पर खत्म कर देता है। तो आज के सेशन में हमने समझा कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है दोस्तों, और उसके क्या क्या कारण रहे हैं। तो अपेक्षा है कि शायद यह आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।